स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 2025 के बारे में। अभी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस रिपोर्ट में देखा जाए तो भारत के जो कुछ वन्य जीव संसाधन है उनके बारे में कुछ बात की गई है। उन बातों पे आइए हम अपने इस वीडियो में चर्चा करते हैं विस्तार से। तो यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले जो IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4, ये 4 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये रिपोर्ट का चौथा संस्करण है। ठीक है, 2025 में जारी किया गया। परिचय पे सबसे पहले चर्चा करेंगे, इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, रिपोर्ट क्या है, फिर इसके कुछ निष्कर्ष जानेंगे। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा जारी वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों, जो प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल होते हैं, उनके संरक्षण, स्थिति और प्रबंधन की प्रभावशीलता का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। यानी कि जो वैश्विक धरोहर स्थल है, प्राकृतिक वैश्विक धरोहर स्थल है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, उनकी प्रभावशीलता, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता है, उनका रखरखाव कैसे हो रहा है, उनका संरक्षण किस प्रकार से हो रहा है, उन सभी का मूल्यांकन करके इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। यहां पर देखा जाए यह रिपोर्ट 2014 में प्रारंभ की गई थी। 2014 में पहली बार यह रिपोर्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक है, इसको पहली बार 2014 में प्रकाशित किया गया था और प्रत्येक 3 वर्ष में अद्यतन की जाती है। यानी कि 2017 में दोबारा आई, फिर 2020 में और अब आई है 2025 में। ठीक है, इसी वजह से देखा जाए यहां पर आप देखेंगे तो 4 लिखा हुआ है। आगे चर्चा करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों की स्थिति और उनमें समयानुसार होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करना है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य और मूल्यांकन पद्धति देखते हैं। यहां पर चर्चा करें इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसकी मूल्यांकन पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक का लक्ष्य प्राकृतिक धरोहर स्थलों की दीर्घकालिक संरक्षण क्षमता को मापना है। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। वो 4 प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं? पहला पहलू देखते हैं, वर्तमान संरक्षण दृष्टिकोण क्या है, स्थल का संरक्षण का दीर्घकालिक संभावनाएं क्या है। ठीक है, स्थल के संरक्षण की दीर्घकालिक संभावनाएं क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है, मूल्यांकन इसका किया जाता है। खतरे के बारे में चर्चा की जाती है। यहां पर देखा जाए जलवायु परिवर्तन, बाह्य आक्रामक प्रजातियां, रोग, आवास की क्षति और पर्यटन का दबाव से क्या असर पड़ रहा है इन प्राकृतिक धरोहर स्थलों पर, इसकी चर्चा की जाती है, इसका भी जिक्र किया जाता है। संरक्षण और प्रबंधन के बारे में देखा जाए, इस पर भी फोकस किया जाता है। नीति, वित्तीय संसाधन और सामुदायिक भागीदारी की स्थिति कैसी है और किस प्रकार से ये जो प्राकृतिक धरोहर स्थल है उनको लाभ पहुंचा सकते हैं और किस प्रकार से हानि कहां कहां पर हो रहा है। जो वित्तीय संसाधन है वो उपलब्ध ना होने के कारण, नीति में कुछ नीतिगत बदलाव ना हो पाने के कारण क्या क्या नुकसान हो रहा है, इन सब का जिक्र किया जाता है। साथ ही साथ मूल्य की स्थिति, जैसे जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं के स्वास्थ्य के बारे में भी यहाँ पर रिसर्च करके इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक स्थल को देखा जाए 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सी श्रेणी? यहां पर देखा जाए संतोषजनक, एक कैटेगरी है संतोषजनक वाली। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? अल्प रूप से चिंताग्रस्त के साथ संतोषजनक। ठीक है, अल्प रूप से चिंताग्रस्त के साथ संतोषजनक। तीसरी कैटेगरी यहां पर है महत्वपूर्ण रूप से चिंताग्रस्त और चौथी कैटेगरी है गंभीर की। ठीक है, क्रिटिकल की। वैश्विक निष्कर्ष देख लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ प्रमुख वैश्विक निष्कर्ष बताए गए हैं। तो यहां पर देखा जाए वर्ष 2025 की रिपोर्ट में 252 प्राकृतिक धरोहर स्थलों का मूल्यांकन किया गया है। 252 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों का मूल्यांकन किया गया है 2025 की जो रिपोर्ट है इसमें। यहां पर हम चर्चा करें तो रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन विश्व भर में 43% स्थलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। ठीक है, इस रिपोर्ट को आप मेंशन कर सकते हैं। जो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित सवाल आपकी जीएस पेपर 3 में अगर पूछा जाता है तो वहां पर इस रिपोर्ट को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन विश्व भर में 43% स्थलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। संरक्षण दृष्टिकोण में गिरावट भी देखा गया है। 2020 में जहां 62% स्थलों की स्थिति सकारात्मक थी, वहीं 2025 में यह घटकर 57% हो गई है। ठीक है, जो संरक्षण दृष्टिकोण था 2020 में देखा जाए 62% में सकारात्मक रही थी, 2025 में यह घट के कितना हो गया है? 57% हो गया, यानी कि 5% की गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। तो 5% की गिरावट दर्ज की गई है संरक्षण दृष्टिकोण में। आगे चर्चा करें तो यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी प्रबंधन और संरक्षण के प्रयास में कमी आई है, विशेषकर जलवायु संकट, जैव विविधता ह्रास और मानवजन्य दबाव है उसके कारण। यानी कि पर्यावरणीय जो दबाव होते हैं या जो पर्यटन का दबाव होता है, साथ ही साथ जो अन्य मानवजन्य दबाव है, उनके कारण देखा जाए तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उस पर दबाव पड़ रहा है और साथ ही साथ जैव विविधता का ह्रास भी हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत का प्रदर्शन देखते हैं। भारत का प्रदर्शन कैसा रहा यहाँ पर?
भारत के 7 प्राकृतिक और मिश्रित विश्व धरोहर स्थलों का मूल्यांकन इसमें किया गया है। टोटल विश्व में 252 और भारत के कितने 7 प्राकृतिक और मिश्रित विश्व धरोहरों का यहाँ पर मूल्यांकन किया गया है। जो कैटेगरी हमने बताई थी, चारों कैटेगरी, उनमें देखा जाए किस किस कैटेगरी में भारत के जो स्थल उनको रखा गया है, तो यहाँ पर संतोषजनक कैटेगरी यानी कि गुड कैटेगरी में किसको रखा गया है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को रखा गया है। और ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सिक्किम में है। कई बार पूछा जा चुका है आपसे सवाल में। यहां पर चर्चा करें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो एशिया के 11 शीर्ष स्थलों में एकमात्र भारतीय स्थल है जिसने सर्वश्रेष्ठ संरक्षण श्रेणी प्राप्त की है। ठीक है, जिसने सर्वश्रेष्ठ संरक्षण श्रेणी प्राप्त किया है। आगे चर्चा करते हैं। अल्प रूप से चिंताग्रस्त के साथ संतोषजनक यानी कि गुड विथ सम कंसर्न, कौन कौन से हैं यहाँ पर स्थल, 4 स्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर पड़ता है, असम में पड़ता है। दूसरा है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में। तीसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में। और चौथा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश का। इनको देखा जाए, जो दूसरी कैटेगरी है अल्पसंख्यक और अल्प रूप से चिंताग्रस्त के साथ संतोषजनक यानी कि गुड विद सम कंसर्न, उस कैटेगरी में रखा गया है। और यहां पर देखा जाए महत्वपूर्ण रूप से चिंताग्रस्त, सिग्निफिकेंस कंसर्न के रूप में 3 यहां पर देखा जाए स्थल उनको रखा गया है। वो 3 स्थल कौन कौन से हैं, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फैला हुआ है। साथ ही साथ दूसरा जो मनास राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर है, असम में है, इसको रखा गया है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल का है, इसको रखा गया है महत्वपूर्ण रूप से चिंताग्रस्त कैटेगरी में। ठीक है, यहां पर संरक्षण की अति आवश्यकता है, यहां पर संरक्षण की अति आवश्यकता है। तो ये तीनों कैटेगरियां यहां पर आपको बता दी गई। जो प्रमुख 4 कैटेगरी थे, उन 4 कैटेगरी में से जो भारत के 7 प्राकृतिक स्थल है, उन 7 प्राकृतिक स्थलों को कहां किस किस कैटेगरी में रखा गया, ये सारी पॉइंट्स यहां पर मेंशन कर दिए गए। देखा जाए तो इन स्थलों में समकक्ष जलवायु परिवर्तन, पर्यटन दबाव, अवैध शिकार, नदी प्रदूषण और वन्यजीव आवास विखंडन जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। और इसी वजह से देखा जाए इन तीनों स्थलों को यानी कि पश्चिमी घाट को, मानस राष्ट्रीय उद्यान को, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को, इनको देखा जाए महत्वपूर्ण रूप से चिंताग्रस्त यानी कि सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी में इनको रखा गया है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षाओं से ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस स्थल को, ठीक है, किस स्थल को महत्वपूर्ण रूप से चिंताग्रस्त कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इन 3 का नाम दे देगा और एक कोई अन्य नाम दे देगा, तो जो अन्य नाम रहेगा वो नहीं है, बाकी ये 3 यहीं पर अवस्थित है। अब यहां पर देखा जाए कुछ निष्कर्ष क्या रहा इस रिपोर्ट का, निष्कर्ष क्या है, इस रिपोर्ट का निष्कर्ष देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 यह स्पष्ट संकेत देता है कि वैश्विक जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर स्थलों का संरक्षण गंभीर संकट में है। ठीक है, रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष तो यही है कि वर्तमान में जो जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर स्थल है, उनका संरक्षण संकट में है। और जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य प्रेरक बन गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण ही यहां पर देखा जाए जो प्राकृतिक धरोहर स्थल है जैव विविधता से संबंधित, वो गंभीर संकट में जलवायु परिवर्तन के कारण ही आ रहे हैं। भारत जैसे जैव विविधता संपन्न देश के लिए यह रिपोर्ट एक चेतावनी है कि संरक्षण नीतियों को स्थानीय समुदायों की भागीदारी, सुदृढ़ वित्त पोषण और वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। अन्यथा ऐसा नहीं किया जाएगा तो भारत में जो जैव विविधता है वो धीरे धीरे ह्रास होती रहेगी। ठीक है, यह रिपोर्ट न केवल एक स्थिति विश्लेषण करती है बल्कि एक वैश्विक कार्य आह्वान, ग्लोबल कॉल टू एक्शन भी है, ताकि प्राकृतिक धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जा सके। और सतत विकास के दृष्टिकोण से भी देखा जाए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जो प्राकृतिक धरोहर है, वर्तमान में उन धरोहरों का उपयोग को तो किया ही जा रहा है वर्तमान पीढ़ी के द्वारा, भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उन धरोहरों का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए देखा जाए तो यहां पर ग्लोबल कॉल टू एक्शन की बात की गई है इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये रहा जो वर्ल्ड, यहां पर देखा जाए IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 2025। अब यहां पर IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 25 के जो प्रमुख क्रक्स थे, रिपोर्ट के जो प्रमुख जानकारियां थी वो साझा की गई। कुछ प्रश्न है आपसे, उन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहां पर पहला प्रश्न क्या है कि भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है। मान्यता प्राप्त कुल विश्व धरोहर स्थल कितने हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा सवाल यह है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है कि भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है। ठीक है, भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है। ये 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताएं तीनों सवालों का उत्तर। ठीक, बहुत छोटा सा वीडियो था, बहुत नॉलेजफुल वीडियो था, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए घटना चक्र के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।